हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिश्रम एकेडमी। मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की कुछ क्लासेस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी तक हम अपने जितने भी अपने सेशंस करे हैं, हमने अपने उस हिसाब से करे हैं जिस तरीके की क्वेश्चन की अप्रोच थी। हम अपने बायोलॉजी के टॉपिक खत्म करने की कगार पर हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान शुरू करेंगे, फिर भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं, जेनेटिक्स, जैसे कि आज का टॉपिक अनुवांशिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये जो दो तीन टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बने हैं हमारे किसके लिए, बायोलॉजी के लिए। तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और जो भी चीज, जिन भी चीजों को मैं बता रही हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी चीजों को आप ध्यान रखना, नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में, जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जो है अनुवांशिकी और विकास, यानी कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं? जीन्स, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से आए हैं, हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए हैं। किसकी वजह से आते हैं हमारे जीन्स? हम किसके जैसे दिखते हैं? अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। किस वजह से दिखते हैं? जीन्स की वजह से। जब मैं आपको डीएनए पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक जरूरी सूचना कैरी करता है। वो सूचना किस लिए होती है? कि जो बच्चा बनेगा वो किस जैसा होगा, किस तरीके का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो जो जरूरी सूचना है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो किस कहाँ से आती है? हमें हमारे माँ बाप से मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें अनुवांशिकी, ये अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हम देखेंगे कि एवोल्यूशन क्या है, मेनली विकास। अब ऐसा तो नहीं है हम शुरू में बंदर थे, ऐसा तो नहीं है कि हम अभी भी चार पैरों पर चलते हैं, नहीं, हम दो पैरों पर चलते हैं। ये क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? विकास हुआ हमारा। ठीक है, हमने धीरे धीरे करके अपना खुद का विकास किया, खुद को बढ़ाया, कि चारों पैरों पे चलने वाला जो बंदर था वो आज दो पैरों पे खड़ा है, दिमाग भी लगा रहा है, काम भी कर रहा है और बहुत सारी चीजें अपने साथ कर भी रहा है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं इनके बारे में, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, अनुवांशिकी क्या होता है और विकास क्या होता है। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ट्रांसमिशन एंड वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब हुआ इस चीज का? अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी वो जीव विज्ञान की शाखा है, वो जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर हम अनुवांशिक सूचना का जो ट्रांसमिशन है, अनुवांशिक सूचना का परिसंचरण, अनुवांशिक अनुवांशिक सूचना का संचरण। कहाँ से संचरण? किसमें संचरण? कहाँ से संचरण? क्रोमोसोम और डीएनए के थ्रू संचरण। ठीक है, जो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, डीएनए पाया जाता है, उसी के अंदर तो हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, हमारे जीन्स उसी के अंदर इनक्लोज होते हैं। तो अनुवांशिक सूचना का संचरण किसके थ्रू? डीएनए और क्रोमोसोम के थ्रू। किस पर? नए ऑफस्प्रिंग, जो नया बच्चा बनने जा रहा है, जो नया ऑफस्प्रिंग बनने जा रहा है, जो नया नवजात शिशु बनने जा रहा है, वो, ठीक है, उसे वो कहलाता है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं विकास पर। विकास यानी कि एवोल्यूशन, ग्रेजुअल डायरेक्शनल चेंज, स्पेशली वन लीडिंग टू एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स ग्रोथ डेवलपमेंट। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? धीरे धीरे चेंज। हम एकदम से तो ना चार पैरों से दो पैरों पे आ गए, नहीं, बहुत साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हम लोगों को चार पैरों से चल रहे वाले मानव से दो पैरों से चार पैरों से चलने वाले बंदर से दो पैरों से चलने वाला मानव बनने में। ऐसा तो नहीं है कि पलक झपकते ही कि भाई पहले चार पैरों में चल रहे थे, अभी 2 मिनट में हम दो पैरों पे चलने लग गए, ऐसा नहीं है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे जो चेंज आ रहा, धीरे धीरे जो बदलाव आया हमारे अंदर। ठीक है, क्या लाया वो हमारे अंदर? नई ग्रोथ लाया, नया डेवलपमेंट लाया। ठीक है, नई नए चेंजेस लाया, नए बदलाव लाया, और हम ज्यादा एडवांस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। ठीक है, पहले का बंदर, पहले का जो मानव था, चलो बंदर के बाद मानव जो बना, पहले का मानव भी जब वो था तो क्या करता था? बहुत सिंपल था।
क्या करता था? कुछ नहीं, ऐसे ही कच्चा मांस खाता था, जो पेड़ पौधे पत्तियां ये सारी चीजें खाता था। फिर धीरे धीरे हमने सीखा, हमने अपनी आसपास की चीजों को देखा, समझा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, वैसे वैसे हमने अपने आप को बदला, ज्यादा एडवांस बने, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बने। आज हम कच्चा खाना नहीं खाते, ठीक है, आज हम आग पत्थर से नहीं जलाते, गैस है हमारे पास, सिलेंडर्स हैं हमारे पास, खाना हम पका के खाते हैं, हमारे स्पाइसेस अलग हैं, किचन में बहुत सारी तरह की चीजें हैं, इतनी तरीके की व्यंजन बना सकते हैं, इतने तरीके का खाना बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एडवांस हुआ। एडवांस होने के साथ साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हुआ। तो उसे बोलते हैं विकास, यानी कि एक पॉजिटिव चेंज, यानी कि पॉजिटिव बदलाव, उसे बोलते हैं हम एवोल्यूशन या फिर विकास। तो ये दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थी, आनुवंशिकी की और विकास की। आपको ये होनी ही चाहिए याद, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम आनुवंशिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स। कैसे हुआ हमारे आनुवंशिकी का विकास? तो वो उससे पहला है, जेनेटिक्स इज अ न्यू साइंस इन डेवलपिंग अर्ली पार्ट। पहले नहीं पता था कि भाई आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी में इतना ज्यादा नई रिसर्च नहीं होती थी, पहले पता ही नहीं था, ठीक है। पहले ये भी नहीं पता होता था कि भाई आनुवंशिकी की डीएनए कैसे जा रहा है हमारा, हमारी जो जरूरी आनुवंशिक सूचना है पेरेंट्स से, माँ बाप से बच्चे तक कैसे पहुंच रही है। फिर धीरे धीरे हमने तरक्की की, 19 सेंचुरी आई, 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी से ज्यादा तरक्की हुई 19 सेंचुरी में, फिर 20th सेंचुरी आई। फिर वहां पर साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी ऐसी चीजों पर रिसर्च किया जो आज हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी के बारे में। किसके बारे में? आनुवंशिकी के बारे में। इसको देख लीजिए, इस इंसान को देखिए, ये है मेंडल। ही इज नोन एज दी फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के जनक बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है इनको? आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक। क्या बोला जाता है इन्हें? आनुवंशिकी का जनक। इनको देख लीजिए, नाम याद कर लीजिए, मेंडल, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर, इनका पूरा नाम था जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ये मेंडल जो है हमारे क्या थे? आनुवंशिकी का जनक बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले हमारा क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने सबसे पहले पौधों पे एक्सपेरिमेंट किए, पादपों पे एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहला इनका एक्सपेरिमेंटिंग वाला पौधा कौन सा था? पी, यानी मटर का पौधा। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एवोल्यूशन और जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मटर के पौधे पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। उससे इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो डीएनए होता है, देखो प्लांट सेल एनिमल सेल बेशक अलग होता है, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो सेम पास हो रही है ना। जब प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा तब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है, जब एनिमल में होता है रिप्रोडक्शन तब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है। तो जब इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, इन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया? ये भी एक जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। बेशक इतना ज्यादा आप लोगों ने को नहीं पता होगा, मटर का पौधा इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि मटर का पौधा क्या करता था? जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाता था, जल्दी प्रजनन कर पाता था, ठीक है। जल्दी उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती थी, कि उसकी कुछ दिनों की लाइफ साइकिल थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मटर का पौधा पे एक्सपेरिमेंट करना सही समझा, क्योंकि उससे जल्दी जल्दी क्या आने वाले थे? रिजल्ट्स आने वाले थे। और जल्दी रिजल्ट्स आने का मतलब है कि उनको पता लगने वाला था कि क्या है ये जेनेटिक्स, क्या है ये आनुवंशिकी। उनको पता लगा, इस मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने से उनको पता लगा कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, कितने तरीके के क्रोमोसोम, कितने तरीके के जीन होते हैं। अब इन्होंने मटर के पौधे पर किया तो इन्होंने पाया कि हरी मटर क्यों होती है, पीली मटर क्यों होती है, ठीक है, मटर का दाना ज्यादा मोटा क्यों होता है, रिंकल्ड क्यों होता है। तो ये सारी चीजों इन्होंने देखी। उसमें पाया कि कैसे जो आनुवंशिक सूचना है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में पास हो रही है, और किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। ये भी नहीं है कि जो पहली जनरेशन है, यानी पहली पीढ़ी है पौधे की, वो सेम होगी दूसरी पीढ़ी की तरह ही, दूसरी पीढ़ी सेम होगी पहले की तरह ही, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी पीढ़ी अलग होगी,
तीसरी भी अलग हो सकती है, तो या तो फिर चौथी और पहली मैच करेंगे। तो ये बहुत रैंडम प्रोसेस था, ये हमें आज तक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि किस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, रैंडमली डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे, कोशिका चक्र पढ़ रहे थे, कि किस तरीके से हमारे क्रोमोसोम जाते हैं, टूटते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर पोल्स पे चले जाते हैं। पोल्स पे जाने के बाद फिर वो बाद में जब कंडेंस करते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये मिक्सिंग ही आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं। देखिए कि नेचर का, प्रकृति का कैसा खेल है ये, ठीक है। क्योंकि हम आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। फिर भी पता तो लगा लिया, बट कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते कि कैसा क्रोमोसोम बनेगा, कैसा जीन जाएगा बच्चे के अंदर, नहीं कंट्रोल कर सकते। वो बहुत ही रैंडम प्रोसेस है। अगर वो कंट्रोल कर लिया तो आपको पता है कि हम लैब में, लेबोरेटरीज में एक नया मानव तैयार कर पाएंगे। दो इस पर रिसर्च जारी है, रिसर्च आगे होती जाएगी। बट ये आपकी ये बस जानकारी के लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। जानकारी इम्पोर्टेंट क्या है, मटर के पौधे पे इन्होंने किया, उससे इनको पता चला कि अलग अलग जीन्स होते हैं, जीन्स के बारे में इन्होंने बताया, अलग अलग कैसे हमारी इंफॉर्मेशन पास होती है, सूचना पास होती है, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले बताया था। और इसके बाद फिर आगे आगे रिसर्च होती गई, नई चीजें पता लगती गई। इसीलिए इन्हें अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मेंडल को अनुवांशिकी का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने एवोल्यूशन पे, यानी कि विकास पे। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, क्या मतलब हुआ? संशोधन युक्त अवतरण। ये देखिए, आपको ये क्या दिख रहा है? ये बंदर है, जिसके बारे में बात कर रही थी शुरू से। हम क्या थे पहले? बंदर ही तो थे। हम क्या थे? बंदर ही तो थे। तो विकास का मतलब है समय के साथ बदलाव। समय के साथ हमने अपने आप को बदला है। ये चार पैरों पे चल रहा है, फिर धीरे धीरे दो पैरों पे चलना शुरू किया, फिर और बदलते गए और बदलते गए, और हम आखिर में मानव जो हम आज हैं, होमोसेपियंस, सबसे ज्यादा इवॉल्व, सबसे ज्यादा विकास है हम, सबसे ज्यादा विकास है हमारी स्पीशीज के अंदर, ठीक है। इस अर्थ पे जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है वो हम हैं, मानव जाति है, होमो सेपियंस है, ठीक है। तो हम एवोल्यूशन को, विकास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे कि चेंज होता है जेनेटिक कॉम्पोजिशन में, यानी कि इसीलिए बोलते हैं अनुवांशिकी और विकास साथ साथ चलते हैं। कैसे साथ साथ चलते हैं? साथ साथ इसलिए चलते हैं कि जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे नए चेंजेस आते जाते हैं। जिस तरीके की जगह में वो रहते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, जिस तरीके से सोते हैं, उस तरीके को अपना कर, ठीक है, फिर जब आगे नई पीढ़ियां आती हैं तो क्या होता है? नया विकास होता है। इसीलिए अनुवांशिकी और विकास साथ साथ चलते हैं। अगर जेनेटिक्स ही नहीं होगा तो विकास ही नहीं होंगे, तो नए जीन्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, नए जीन्स कैसे आएंगे हमारे अंदर अगर जेनेटिक्स ही नहीं होगा? तो नए जीन्स कैसे आते हैं? नई पीढ़ी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी में ही देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग चार पैरों पे चल रहे थे, ठीक है, फिर हमने दो पैरों पे चलना शुरू किया। हमें इस टाइम खाना इतना नहीं आता था, हम कच्चा खाना खाते थे। फिर यहाँ हमने आग का आविष्कार किया। फिर हम क्या खाने लगे? पका हुआ खाना खाने लगे। फिर हमने अपने आप को और इवॉल्व किया, हम कपड़े पहनने लग गए। फिर हमने आपको और इवॉल्व किया, हम लोग अपने आप को ग्रूम करने लग गए, ठीक है, घरों में रहने लग गए, और बहुत सारी चीजें, सोशल हो गए। सबसे बड़ी बात, एक जानवर कभी सोशल नहीं होता, ठीक है, सोशल, सामाजिक नहीं होता एक जानवर कभी भी। उसे नहीं पता होता कि समाज की क्या रीत है, क्या रिवाज है, कुछ नहीं पता। ये रीति रिवाज हमने बनाए हैं, हम सोशल हुए, ठीक है, तब हमारा डेवलपमेंट हुआ इस तरीके से। तो संशोधन युक्त अवतरण, यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए, वैसे जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे वैसे क्या होता गया? बदलाव आता गया। और ये बदलाव क्या है? बुरा बदलाव नहीं है, अच्छा बदलाव है हमारे विकास की ओर। अब आगे पता नहीं, आगे भी और बदलाव होंगे जो हमारे अच्छे के लिए होंगे, अगर हम सही करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा विकास का एक बैकबोन है कि इस तरीके से हमारा विकास कैसे होता है, समय के साथ होता है, समय के साथ हम बदलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि फॉसिल्स देखे होंगे, जीवाश्म देखे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि
म्यूजियम तो आप गए ही होंगे जब छोटे होंगे, तो आपने वहां पे क्या होता है, प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, लैब के अंदर हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं कीड़े मकोड़ों को और पौधों को, स्पेसिमेंस बोलते हैं जिनको। तो फॉसिल्स यही होते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? वो पुराने पुराने ऑर्गेनिजम्स के, पुराने जीवों के क्या होते हैं, प्रिजर्व करके रखे हुए, संभाल कर रखे हुए वो होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, हमारे इम्प्रिंट्स होते हैं। यानी कि स्पेसिमन होगा, स्पेसिमन बोल लीजिए, कोई भी चीजें जो इंपॉर्टेंट रही हो हमारे पुराने टाइम में, हमने उनको संभाल कर रखा। कैसे संभाल कर रखा? कुछ भाई केमिकल डालकर उनको रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। म्यूजियम में आपने देखा होगा कि केमिकल्स में ही रखे जाते हैं एनिमल्स। जो एनिमल्स हम प्रिजर्व करके रखते हैं, उन उन जीवों को, चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उन जीवों को किस में डाल के रखा जाता है? केमिकल्स में रखा जाता है। केमिकल होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, उसके अंदर रखा जाता है। फॉसिल्स होते हैं, पत्थर पे कोई इम्प्रिंट है, ये सारी चीजें, जैसे पत्थर पे किसी चीज का निशान है, पत्थर पे डायनासोर के पैर का निशान है, वो भी रखा गया है म्यूजियम्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, संभाल कर हमने रखी हुई हैं। क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि ये धरोहर हैं, ये हमें सिखाती हैं, ये हमें और नई चीजें पढ़ने के लिए एनकरेज करती हैं, हमें नई नई चीजें सिखाती हैं कि हमारे पुराने टाइम में चीजें कैसे होती थी और हमारे पूर्वज कैसे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इनसे सीखते हैं। तो कुछ स्टडीज में क्या, फॉसिल की स्टडीज को हम क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पेलियोंटोलॉजिस्ट कौन होता है? पेलियोंटोलॉजिस्ट। फॉसिल्स की स्टडी, जीवाश्म की पढ़ाई को क्या बोलेंगे? पेलियोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। और कब बनते हैं? जब सैंड और सिल्ट यानी कि बॉटम ऑफ द वाटर में सेटल हो जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे आपने विकास किया, आप विकास करते गए, वैसे वैसे इस धरती का भी तो विकास हुआ है। जिस धरती पर, जिस भूमि पर आप खड़े हैं, वो ऐसी नहीं थी। मे बी वो चपटी हो, मे बी ऐसी रोड ना हो पहले। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे रेत ऊपर ढकती गई, अर्थक्वेक्स, बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज आई। तो और क्या हुआ कि आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी चेंज होती गई। मिट्टी में भी तो चेंज आएगा ना टाइम के हिसाब से। अब ये तो नहीं है जो 5,000 साल पहले मिट्टी थी वो आज भी होगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है, अलग होगी। तो मिट्टी में भी चेंज आया। तो जैसे जैसे जीव मरते गए, मे बी वो मिट्टी में दब गए। ठीक है, और उसके ऊपर मिट्टी आ गई, पानी आ गया, बहुत टाइम तक वो इतने सालों तक मिट्टी में दबे रहे। फिर उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला और उनको वो क्या हुए, प्रिजर्व करके रखे गए। ठीक है, तो ये बहुत सालों का प्रोसेस होता है। जीवाश्म कब बनता है? बहुत सालों के बाद जीवाश्म बनते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई अगर प्लांट मर गया, प्लांट का पत्ता मर गया, प्लांट का पत्ता पेड़ से गिर गया, पादप का कोई पत्ता पेड़ से कोई पत्ता गिर गया, ठीक है, वो उसी टाइम जीवाश्म बन जाएगा? नहीं, वो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तब जाके अगर वो बचता है तब वो जीवाश्म बनता है, फॉसिल बनता है। ठीक है, तो फॉसिल्स की हमारी डेफिनेशन थी ये। और फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब आप देखेंगे कि भाई हवा में तो बातें ऑब्वियसली नहीं हो सकती, थ्योरेटिकल बातें भी नहीं हो सकती, तो साक्ष्य मिले होंगे तभी तो हमें पता लगा होगा। अगर साक्ष्य ही नहीं मिले तो हमें कैसे पता लगा कि हमारा विकास हुआ है? हमें कैसे पता लगा कि हमारा विकास नहीं हुआ है? तो साक्ष्य मिले। साक्ष्य कैसे थे? जैसे ये एक एविडेंस है, ये एक साक्ष्य है विकास का। क्या है ये एक तरीके का क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल है। ये फॉसिल मिला, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये पत्थर के अंदर ये बना हुआ था, ये पत्थर के अंदर ये आकृति छप गई थी जब वो जीव मरा। ठीक है, तो जैसे उसके ऊपर चीजें पड़ती गई, मिट्टी गिरती गई, वाटर गिरता गया, तो वैसे उसने अपनी छाप पत्थर के ऊपर छोड़ दी। तो ये जीवाश्म मिला, आर्कियोप्टेरिक्स नाम है इसका। नाम याद करने की बेशक जरूरत नहीं है, बट समझ लीजिए कि कैसे, क्या एविडेंस मिला। तो इसको जब स्टडी किया गया, इसको जब स्टडी किया गया तो हमने पाया कि इसके पास पंजे भी थे। ठीक है, इसके पास आगे के हाथ भी थे, जो हाथ होते हैं, इसके पास पसलियां भी थी। ठीक है, पंख भी थे, दांत भी थे और लंबी पूंछ भी थी। अब आप देखिए क्या मतलब हुआ। रेप्टाइल्स आपने सुने होंगे, सरीसृप जो होते हैं, सरीसृप जैसी विशेषताएं भी थी इसके अंदर, और पक्षियों जैसी विशेषताएं भी थी। पक्षियों जैसी विशेषताएं क्या हो गई? इसके पंख थे। ठीक है, पक्षियों जैसी विशेषताएं होगी।
सरिसृप जैसी विशेषताएं कौन सी हो गई, इसके पंजे थे, ठीक है, और इसकी पतली पसलियां थी, लंबी पूंछ थी। एक रेप्टाइल की, एक सरिसृप जो होता है उसकी पूंछ होती है ना, तो इसके अंदर दोनों तरीके की विशेषताएं थी, पक्षी जैसा भी था और रेप्टाइल जैसा भी था, सरिसृप जैसा भी था। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है। तो बाद में उन्होंने जाना कि ये आधा क्या है, ये आधा रेप्टाइल था, आधा पक्षी था, आधा सरीसृप था। इसका मतलब कि जब मैंने आपको किंगडम पढ़ा रही थी तो किंगडम्स कैसे बने, पहले क्या आया, पहले क्या आया, पहले आए बर्ड, सबसे पहले आई फिशेस, ठीक है, मछलियां आई, फिर आए पक्षी, उसके बाद क्या आए, पक्षियों के बाद आए रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, फिर एम्फीबियंस, फिर आए मैमल्स। तो हम सब जितने भी जीव हैं धरती पर वो सब एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, एक दूसरे से बड़े हैं। एक दूसरे से कैसे बड़े हैं, एक दूसरे से बने हुए हैं। अब इसमें ही देख लीजिए, इसके अंदर पक्षी की भी विशेषताएं हैं और सरीसृप की भी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके अंदर किस क्या है, पक्षी की भी विशेषताएं हैं और सरीसृप की भी विशेषताएं, यानी कि ये पहले क्या होगा, पक्षी होगा, बाद में रेप्टाइल होगा। तो ये उनके बीच का था, इसके बाद रेप्टाइल आए होंगे, इसके बाद सरीसृप आए होंगे। तो ये क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि एवोल्यूशन किस प्रकार होता है और विकास किस प्रकार होता है, और अनुवांशिक जेनेटिक्स कैसे जीन्स बदलते हैं टाइम के साथ, कैसे जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे जीन्स यानी कि अनुवांशिकी बदलती जाती है, जेनेटिक्स बदलती जाती है, एक सजीव की, एक जीव की, ठीक है। अब हम देखेंगे तुलनात्मक एनाटॉमी। ये तो एक साक्ष्य था, जीवाश्म का साक्ष्य था। तुलनात्मक एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है, कैसे है वो। हमारी आपने हड्डियां देखी होंगी, वर्टिब्रेट देखी होंगी, क्या देखी होगी हमारी, कशेरुकी अंग देखी होगी, ठीक है। वर्टिब्रेट यानी कि जो हमारे पीछे की बैकबोन होती है, ठीक है, कमर की यानी कि रीढ़ की हड्डी जो हमारी, और जो हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये हमारा जॉइंट है, ठीक है। ये एकल हड्डी है। जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था हड्डियों के बारे में कि हड्डियां किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो और ये 5 जॉइंटेड डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में मिली, ये सारी चीजें सरीसृप में भी पाई गई, सरीसृप में भी पाई गई। पूरी इस तरीके से नहीं, पूरी ऐसी नहीं, पर आधी, ठीक है। आधी कैसे, जैसे ये चीज नहीं थी लेकिन ये चीज थी, ठीक है। उंगलियां की हड्डियां थी लेकिन हाथ की हड्डियां नहीं थी। तो इस तरीके से ऐसे छोटी छोटी चीजों को जोड़ के हमने साक्ष्य निकाले, साक्ष्य ढूंढ के निकाले कि कैसे हमने विकास किया है, ठीक है। मानव जाति ने कैसे विकास किया है, मानव पहले हम में मछली से ही आए हैं। मछली हमारा सबसे छोटे, बेशक हम बंदर कहलाते हैं, वो तो मैमल बनने के बाद हुआ, लेकिन अगर नीचे वाले लेवल से उठाएं तो पहले मछलियां थी, पाइसेस थे, ठीक है, फिर आई बर्ड्स, एव्स आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर फिर क्या आए, मैमल्स आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा विकास हुआ, इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ। ये देखिए यहाँ पे वो हमारे हाथ की थी, और ये हमारे हाथ जैसी चीज, ये हमारे हाथ जैसी चीज क्या है, छिपकली का भी हाथ ऐसा ही होता है, जैसे हमारी उंगली होती है, अपने ध्यान मैंने आपको दिखाया होगा, ये हमारी उंगलियां भी ऐसी थी। छिपकली क्या है, छिपकली सरीसृप है, छिपकली सरीसृप है ना, तो उसके पास भी ऐसा ही हाथ था। तो मतलब हम भी, हमसे हम किससे बने हैं, उसी से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। पक्षी, पक्षी का देखिए आपने, ऊपर वाली जो बोन है हमारी, ऊपर वाले हाथ की बोन है, इधर कोहनी से लेके ऊपर कंधे वाली, उसके पास भी होती है, बर्ड के पास भी होती है, चमगादड़ के पास भी सेम ऐसी ही हड्डी होती है, ठीक है। और डॉल्फिन, ये देखिए ऐसा, ये पाइसेस का एग्जाम्पल है, ये मछली, डॉल्फिन क्या है, एक मछली होती है, मछली का भी हाथ जो है कुछ ऐसा ही दिखता है, मछली का हाथ कैसा दिखता है, कुछ ऐसा ही दिखता है। तो ये क्या है, हमारे विकास के एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं, ये तो हमारे तुलनात्मक एविडेंसेस हो गए, तुलनात्मक साक्ष्य हो गए। अब हम आते हैं अपने डीएनए एविडेंसेस पे, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट, और भी हमने साक्ष्य ढूंढने चाहिए। अब एक साक्ष्य से तो पता नहीं लग सकता ना कि कैसे विकास हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, कैसे हमारे जेनेटिक्स चेंज हुए हैं, कैसे नहीं हुए हैं, ठीक है। अलग अलग साक्ष्य हमने निकाले। फिर आया हमारा डीएनए एविडेंस। डीएनए एविडेंस कैसे, ऑर्गेनिजम्स, हमारे डीएनए क्या है, कॉमन है, जो हम एक दूसरे से पास पास बंधे हुए हैं
उनके डीएनए कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। उनके डीएनए कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। यानी कि वो क्या दर्शाता है कि हम, हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज सेम थे, कॉमन पूर्वज थे हमारे। ठीक है, उससे क्या दिखाता है, डीएनए से जब हमने एविडेंसेस देखे तो उसने क्या दिखाया कि हमारे कॉमन पूर्वज थे, सेम एंसेस्टर्स थे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमंस और चिंपैंजीज का एग्जांपल आपने ले लिया। ह्यूमन और चिंपैंजी जो होते हैं उनका डीएनए 99% मैच करता है। सोचो 99% मैच करता है। 99% बहुत बड़ी चीज होती है। 100% में से 99% मैच करता है। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे पूर्वज वो थे, तो सबको पता है बंदर हमारे पूर्वज थे। तो ये हमारा डीएनए एविडेंस है, यानी कि डीएनए का साक्ष्य है। अब ये सारी चीजें आई और नए नए साक्ष्य मिलते गए। फिर क्या हुआ कि थ्योरी दी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग विकासवादी सिद्धांत दिए। ठीक है, उन विकासवादी सिद्धांत को पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था आगे आने वाले 2-3 टॉपिक्स, हमारे लास्ट टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन चीजों से हमें पता चलता है कि हमारी एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा विकास कैसे हुआ। और ये सारी चीजें सोशल भी हैं, सामाजिक भी हैं। ठीक है, हमें चीजें जीने का तरीका सिखाती हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ना किसी जानवर में भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं से ही बने हैं। ठीक है, और उन्हीं से ही, इस मिट्टी से ही बने हैं हम लोग। ठीक है, और इस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हमारे विकासवादी सिद्धांत, यानी कि एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो एवोल्यूशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट चेंजेस, धीरे धीरे बदलाव होना, किस चीज में, हमारे जीन्स के अंदर, ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम। धीरे धीरे बदलाव, धीरे धीरे बदलाव आना हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में, जिससे क्या होगा, उस बदलाव से क्या होगा, उस बदलाव से हमारा क्या होगा, हमारा एवोल्यूशन होगा, हमारी ग्रोथ होगी, हमारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी किस पे बेसिस है, बेस्ड है, एनालिसिस होगा, साक्ष्य मिलेंगे तभी तो हमें पता चला कि हमारा विकास हुआ है। साक्ष्य नहीं मिलते तो हमें पता कैसे चलता विकास हुआ है। ठीक है, तो क्या देखा कि एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने क्या दिया, एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, विकासवादी सिद्धांत। उनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं लेमार्क, लेमार्क के बारे में। लेमार्क कौन थे, लेमार्क हमारे क्या थे, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। ठीक है, इन्होंने ही अपनी सबसे पहले बताया था किसके बारे में, कि हमारे अंदर अवसरवादी विकास हुआ है, हमारे, हम लोग विकास के प्रोडक्ट्स हैं, हम एवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स हैं, और जेनेटिक्स और एवोल्यूशन साथ साथ एक साथ मिलकर चलते हैं। ठीक है, तो लेमार्क इंपॉर्टेंट है, लेमार्क ने ही सबसे पहले सिद्धांत दिया था। दो साइंटिस्ट के नाम मैंने अभी तक बता चुकी हूँ, एक था मेंडल जो हमारे अनुवांशिकी के जनक जिन्हें बोला जाता है, दूसरे हैं लेमार्क। लेमार्क ने विकासवादी सिद्धांत दिया सबसे पहले, बाकी साइंटिस्ट को बताया कि कैसे कैसे विकास हुआ है। ठीक है, कि विकास हुआ है तभी हम बने हैं, अगर विकास नहीं होता तो आज हम इतने सक्षम नहीं होते। ठीक है, तो आज हम इतने सक्षम नहीं होते। तो लेमार्क ने सिंपल ऑर्गेनिजम्स को क्या बताया, लेमार्क ने क्या थ्योरी दी, क्या सिद्धांत दिया, कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो सिंपल जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। कैसे, टाइम के साथ। हमें ही देख लीजिए, बंदर कितना सिंपल होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे हम बने। हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा पाचन तंत्र इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम, हमारा अंग तंत्र इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, परिसंचरण तंत्र इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और वो कैसे बना, वो जैसे जैसे हम विकास करते गए, जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे वैसे हमने क्या किया, नया अपना इवॉल्व किया, अपने आप को, अपना विकास किया। ठीक है, तो उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके सिद्धांत के मत क्या थे, वो हम पढ़ेंगे। उनके सिद्धांत के मत थे कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो जीव हैं हमारे,
वो क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। आप ये छोड़िए, बाकी ऑर्गेनिजम्स की छोड़िए, आप अपनी ही देखिए। आप रोज अपनी चीजों से अपने जीवन में नई नई चीजें सीखते हैं। उन नई नई चीजों पे आप क्या देखते हैं कि मुझे अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर अपने आप को चेंज करना है और सही बनना है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे आज की बात। तो ये क्या है, हर जीव का नियम है, हर जीव का ये नेचर है, हर जीव का ये बिहेवियर है कि वो अपने आप को टाइम के हिसाब से बेटर बनाना चाहता है और अच्छा बनाना चाहता है और प्रगति करना चाहता है। तो पहला उनका सिद्धांत का मत ये था, उनकी थ्योरी का एक प्रिंसिपल था यही कि ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू इम्प्रूव इम्प्रूव देमसेल्फ। दूसरा क्या था, सबसे ज्यादा यूज किए गए शरीर के भाग ज्यादा डेवलप करते हैं और जो हम कम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि जिस शरीर का भाग, कि शरीर का जो भाग हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो क्या होता है, वो डेवलप होता है, उसके अंदर और ग्रोथ आती है। और जो भाग हम यूज नहीं कर रहे हैं उसका क्या होता है, उस भाग का कोई काम नहीं रहता और वो धीरे 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 जैसे हम ग्रो करेंगे टाइम के साथ, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वो लुप्त हो जाएगा। ऐसा मानव जाति के साथ भी है। उसका एक साक्ष्य है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, हमारा अपेंडिक्स। दूसरा हमारी टेल बोन, अंदर की पूंछ होती थी, हमारी तो नहीं है, नहीं है ना, दिखती है कहीं आपको पूंछ? नहीं। बट कभी आपने अगर अपना एक्सरे कराया होगा तो उसमें वो टेल बोन दिखती है छोटी सी। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो टेल बोन दिखती है, वो अभी भी है, बट उसका कोई काम नहीं है, तो वो लुप्त होती जा रही है। आगे आने वाली मानव जाति में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अभी तो वो सिर्फ एक्सरे एक्सरे में दिखती है, हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, आगे आने वाली जैसे हम और विकास करेंगे तो आगे क्या होगा कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, फिर वो एक्सरे में भी नहीं दिखेगी। तो ये था एग्जाम्पल कि जिस बॉडी पार्ट को, जिस शरीर के भाग को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम अपने हाथ ज्यादा यूज कर रहे हैं, हमारे हाथ पूरे डेवलप है, हम पैर यूज कर रहे हैं चलने के लिए, हमारे पैर डेवलप है, हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, हमारा दिमाग डेवलप है। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भाग को हम यूज कर रहे हैं, जिस भाग का प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं, वही भाग क्या होता है, क्या करता है, वही भाग ग्रो करता है, वही भाग विकास करता है। ठीक है, अपने तरीके से। इसलिए बोला जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि हम अपने हाथ पैर ज्यादा यूज नहीं करते आजकल, गाड़ी से जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, और अपने जो व्हीकल है जो हमने खरीदा हुआ है, थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी हम वो उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाथ पैरों का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और सारे दिन घर में बैठे 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 दिमाग का यूज, कंप्यूटर पे बैठे हुए, फोन पे बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, दिमाग का यूज हो रहा है, हाथों पैरों का यूज नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि आगे आने वाली मानव जाति कैसी होगी, जिसका सर बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, और हाथ पैर क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। लेकिन इस चीज को देखने के लिए आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज होगी ये तब होगी, मे बी पता नहीं कितने हजार साल लग जाएं, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं। ठीक है, तो इनका दूसरा मत था, प्रिंसिपल था थ्योरी का, कि जिसको पार्ट को हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा विकास करता है और जिसको नहीं यूज करते वो लुप्त हो जाता है। तीसरा, कोई भी शरीर का भाग उस तरीके से अपने आप को मोड़ लेता है जिस तरीके से उसका काम है। यानी कि स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड बाय यूज और डिसयूज, द मॉडिफिकेशन इज इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग। यानी कि हमारे जैसे जैसे हमारे माता पिता क्या होंगे, अपने शरीर के भागों को यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से वो यूज करते आए हैं, कोई चेंज आया है तो वो चेंज होगा, आगे आने वाली पीढ़ी में वो चेंज होगा। तो जैसे हम अपने शरीर के भागों को यूज करेंगे वैसे ही वो बनते चले जाएंगे, वैसे ही उनका कार्य होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इन्होंने ये दिया भी, इन्होंने जिराफ के ऊपर किया। जिराफ शुरू से ही ऐसा नहीं था, आप तो जिराफ को ऐसा देखते हो ना कि जिराफ ऐसा ही है जिसकी गर्दन इतनी लंबी है। ठीक है, आप शुरू से ही देखते हो कि जिराफ भाई ऐसा ही होता है। लेकिन जिराफ ऐसा नहीं था शुरू से। जिराफ कैसा था, जिराफ ऐसा दिखता था शुरू में, देखो घोड़े जैसा दिख रहा है। किस जैसा दिख रहा है, घोड़े जैसा दिख रहा है। ध्यान से देखिए, घोड़े जैसा दिख रहा है। इसकी गर्दन भी छोटी थी, जो जिराफ के पूर्वज थे उनकी क्या थी, उनकी गर्दन छोटी थी। फिर क्या हुआ कि
जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो पत्ती खाते हैं, पत्तियां खाते हैं पेड़ों की। उन्होंने क्या किया, नीचे की पेड़ों की सारी पत्तियां खा गए वो। ठीक है, तो बची क्या, ऊपर के पेड़ों की पत्तियां बची। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उसके लिए उन्हें अपनी गर्दन को ऊपर करके खाना पड़ा। जैसे गर्दन को ऊपर करते गए, वैसे वैसे उनकी गर्दन उस तरीके से लंबी, देखिए इससे लंबी इसकी गर्दन है, फिर और स्ट्रेच करते गए तो इसकी और लंबी होती गई, और लास्ट में ये बिल्कुल ही इनकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, और जिराफ ऐसा हो गया जैसा हम उसे आज देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसने दिया, लेमार्क ने दिया, और आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, पढ़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा मेरे हिसाब से तो आपको इस क्लास को देख के। ये नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, पता ही नहीं था हमें कि ऐसा भी होता है, कि जिराफ ऐसा भी था, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी नई नई चीजें देखने को जब आपको मिल रही है, तो आपको कंसंट्रेशन से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। लेमार्क की बात खत्म हुई, फिर आया चार्ल्स डार्विन। डार्विन देखिए, तीन चार यहाँ पर साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट अगर मैं बोल रही हूँ तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डार्विन कौन था। डार्विन एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि डार्विन फिजिक्स से रिलेटेड नहीं था, भौतिकी से रिलेटेड नहीं था, जीव विज्ञान से रिलेटेड था, विकास से रिलेटेड था, विकासशील सिद्धांत दिया था उसने। ठीक है, तो ये इतना तो पता होना चाहिए ना, इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वरना आपसे ये थोड़ी पूछेगा यूपीएससी कि डार्विन ने जो सिद्धांत दिए थे उसके मत बताइए, नहीं, उसकी थ्योरी के बारे में थोड़ी पूछेगा। बट ये तो पता होना चाहिए ना कि डार्विन जीव विज्ञान से रिलेटेड था, भौतिकी से रिलेटेड नहीं था, लिटरेचर से रिलेटेड नहीं था। अब ऐसा कुछ आ जाए और आप गलत करके आ जाए, आपको पता ही नहीं डार्विन कौन है। तो डार्विन कौन थे, डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। ये थ्योरी इन्होंने कब प्रेजेंट करी अपनी थ्योरी, 1859 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी, और इन्होंने बुक लिखी। कौन सी बुक थी इनकी, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज इनकी बुक का नाम था। इस बुक को के अंदर इन्होंने क्या दिया, प्राकृतिक चयन के नियम दिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिए। ठीक है, वो इनकी थ्योरी में 5 तरीके के मत थे, 5 तरीके के प्रिंसिपल्स थे। प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं, उसे डिटेल में पढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन से जो आप समझते हैं, आइए देखते हैं, उसे डिटेल में पढ़ते हैं। डार्विन सिद्धांत के 5 मत थे, मेन समझने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी होगा, डोंट वरी। मैं बिल्कुल भी मुश्किल तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी, और फिर विजुअल तो आपको दिखाई ही दे रहा है, तो आपको इजीली क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो 5 प्रिंसिपल्स थे डार्विन थ्योरी के, 5 सिद्धांत थे। पहला, अधिक उत्पादन, यानी कि ओवर रिप्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, कि सारे जीवों के अंदर ये टेंडेंसी होती है, सारे जीवों का ये नेचर होता है, उसमें क्या होता है, क्या करते हैं वो, कि वो ना रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, अधिक उत्पादन, अधिक प्रजनन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन, तो ये इंक्रीज करता जाता है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं और ऑर्गेनिजम्स का, और उनमें से कुछ ही क्या करते हैं, जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ही क्या करते हैं, जिंदा रह पाते हैं। क्यों कुछ ही जिंदा रह पाते हैं, वो आगे वाले सिद्धांतों में बताया। पहला सिद्धांत क्या था, कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जीव क्या करते हैं, और प्रजनन के थ्रू क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करेंगे, नए जीव बनाएंगे अपने तरीके से। ठीक है, अपने तरीके से नए जीव बनाए, लेकिन जितने भी जीव उन्होंने बनाते गए बनाते गए बनाते गए, उनमें से सारे जिंदा नहीं रहे, कुछ जिंदा रहे। ठीक है, सिर्फ कुछ जीव जिंदा रहे। क्यों रहे, क्योंकि दूसरा सिद्धांत आया, प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता, दैट इज कॉम्पिटिशन। तो इसमें क्या हुआ, कि जब कोई भी जीव नया आता है दुनिया में, अब आप दुनिया में आए, आपके मॉम डैड ने आपको खिलाया पिलाया, और आपको कभी भी मतलब किसी से compete नहीं करा पड़ा कि अपना खाना आप अच्छे घर में पले बड़े हैं, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाना छीन के खाने की जरूरत है, आपने जो भी मांगा आपको हमेशा मिला। ठीक है, ये तो हम जो प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि हम ऐसे परिवार में बड़े हुए। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको उनके तरीके से जो वो खाते हैं, उनके तरीके से क्या, उनको बेसिक खाना भी नहीं मिल पाता, बेसिक जो
रोटी होती है वो भी नहीं मिल पाते, वो रोटी भी वो कचरे से उठा के खाते हैं। तो उनका तो अलग है, ठीक है। तो आप अच्छे परिवार में पैदा हुए, लेकिन ऐसा जानवरों के साथ नहीं है ना, ऐसा जीवों के साथ नहीं है, बाकी जीवों के साथ। बाकी जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपने किस चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, जैसे खाने के लिए, पानी के लिए और दूसरे रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको तो पूरा मिल जाता है, लेकिन जो जीव होते हैं, जंगली जीव होते हैं, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे जीवों के बीच में कुछ पेड़ होंगे, बहुत सारे जीवों के बीच में पानी पानी, नदी का पानी होगा, ठीक है, कम पानी होगा, कम खाना होगा। तो उसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। अब जो उस कंपटीशन में जीत जाता है, जो उस प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में जीतता है, वो जिंदा रह जाता है। जो नहीं जीतता वो भूखा मर जाता है, ठीक है। मे बी घर रहने को नहीं मिल रहा, ठीक से खाने को नहीं मिल रहा, ठीक से पानी पीने को ना मिले उस जीव को, तो क्या होता है कि वो मर जाता है। तो ऊपर वाला आपने जो पहला मत था कि बनते तो बहुत सारे जीव हैं, जनन के थ्रू प्रजनन जब होता है तो बहुत सारे जीव, सॉरी, बहुत सारे नए नए जीव बनते हैं, लेकिन जिंदा कुछ ही रह पाते हैं। क्यों? जब वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, अब इतने सारे जीव होंगे, ठीक है। अब आपने देखा, अगर आप अकेले बच्चे हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन जब आप तीन चार भाई बहन होते हैं तो आपको बांट के मिलती है, वो सारी चीजें मिलती हैं बट बांट के मिलती हैं। ऐसे ही जब इतने सारे जीव एक साथ एक जगह पे होंगे, इतना सारा प्रोडक्शन हो गया, इतना सारा रिप्रोडक्शन हो गया एक जगह पे, इतने सारे नए नए जीव पैदा हो गए, तो खाने के लिए, पानी के लिए, रहने के लिए क्या होगा? कंपटीशन होगी। क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। फिर उस कंपटीशन में क्या होगा? उस कंपटीशन में जो जीतेगा वो बच जाएगा, और जो नहीं जीतेगा वो मर जाएगा। इससे क्या पता चला कि फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग क्या होंगे? नए ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। तो क्या होता है, नए ऑफस्प्रिंग तो जिंदा जिंदा रहते हैं, जो मर जाते हैं उससे क्या रहता है कि प्रॉपर रेशो बना रहता है। अब सारे जिंदा रहेंगे तो इतनी सारी तादाद हो जाएगी जीवों की इस धरती के ऊपर, तो फिर क्या, कैसे चलेगा? हम लोग ही नहीं रह पाएंगे, रहने को जगह ही नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीजों के लिए ये भी प्रकृति का नियम है, कंपटीशन। कंपटीशन, तो आई होप आपको ये दो मत समझ में आए होंगे, ठीक है। रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया। तो आइए चलते हैं तीसरे थ्योरी पे, इसके सिद्धांत की थ्योरी पे, यानी तीसरे मत पे। कौन सा है वो? परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन। क्या है? परिवर्तन यानी कि वेरिएशन। इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में ग्रेटली वेरी करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि हमें नहीं पता कि किसी भी, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक जगह पे शेर हैं, ठीक है, तो उस जगह पे सिर्फ शेर ही होंगे, उस जगह पे लोमड़ी भी होंगी, बंदर भी होंगे, कुत्ता भी होगा, बहुत सारे बाकी एनिमल्स होंगे, ठीक है। तो उनके क्या होंगे? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उनका अलग अलग नेचर होगा ना, अलग अलग बिहेवियर होगा, रहन सहन का तरीका अलग होगा, कोई मांसाहारी होगा, कोई शाकाहारी होगा। तो ऐसे वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर करते हैं, उनके अंदर वेरिएशन होंगी, अलग अलग तरीके के चेंजेस होंगे। जिस तरीके से वो रहते हैं, अपने आप को रखते हैं, जिस तरीके का खाते हैं, जिस तरीके से सोते हैं, वैसे वैसे वो अलग होंगे, ठीक है। उस तरीके से वो क्या होंगे? अलग होंगे। चौथा आता है अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन और अनुरूपण। चौथा आता है अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन और अनुरूपण। कुछ वेरिएशंस, कुछ परिवर्तन से क्या होता है कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो ज्यादा ज्यादा अपने बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा प्रजनन कर पाते हैं, ठीक है। किस वजह से होता है वो? अनुकूलन की वजह से होता है, अनुरूपण की वजह से होता है। यानी कि अगर एक जीव के लिए उसकी आसपास की जो जगह है, आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके अनुकूल है, उसको प्रॉपर खाना मिल रहा है, उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है, प्रॉपर रहने को मिल रहा है, और उसके पास कंपटीशन में कम लोग हैं, ठीक है, तो वो अपने प्रजनन ज्यादा कर पाएगा, ज्यादा अपने जैसे बना पाएगा। इसका ये मतलब हुआ, अडेप्टेशन का ये मतलब हुआ। फिर आता है पांचवा हमारा नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन। क्या मतलब हुआ इसका? इंडिविजुअल्स जिनके पास, जो उस वातावरण में ठहर गए, ठीक है, वो तो जिंदा रह जाएंगे,
वो और प्रजनन कर पाएंगे, और जो उस वातावरण में नहीं रह पाए, जो प्रतिस्पर्धा में मात खा गए, जिनके पास वेरिएशन नहीं हुई ज्यादा, जिनके पास परिवर्तन नहीं आया ज्यादा, वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। और वो अपने जैसे कम बनाएंगे, अपने जैसे कम बनाएंगे तो उनकी पीढ़ियां कम चलेगी। ठीक है। जो उस जगह पर सही तरीके से टिक गए, वो अपनी पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां आगे क्या करेंगी, बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वो अपनी तादाद को ज्यादा बढ़ा देंगे ना, अपना प्रजनन ज्यादा करेंगे। और जो कम करेंगे, वो क्या होगा उनके साथ, उनकी पीढ़ियां कम ही होकर रह जाएंगी, और वो वहीं ही उनकी क्या होगी, स्पीशीज, उनकी स्पीशीज वहीं लुप्त हो जाएगी। तो ये हमारी थ्योरी था। किसका थ्योरी था, हमारा नेचुरल सिलेक्शन का, प्राकृतिक चयन का। प्राकृतिक चयन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दी थी। इसके 5 पॉस्टुलेट्स हैं, 5 मत हैं जो मैंने अभी आपको बताए। और आई होप आप सबको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है स्पेशिएशन की, यानी कि प्रजातीयकरण। प्रजातीयकरण क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो प्राकृतिक चयन होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग चेंजेस आते होते हैं, अलग अलग परिवर्तन आ रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, जो डिफरेंशिएट करता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, सच दैट अ न्यू स्पीशीज में अराइज। क्या मतलब हुआ कि अब भाई ऐसा तो नहीं है ना कि एक पीढ़ी सेम ही चलती रहे, एक ही तरीके के जीव चलते रहे, एक ही तरीके के जीव आगे तक चलते रहे, 5,000 साल बीत गए, नहीं। चेंज तो आता है, प्रजाति नई तरीके की बनती है, जब वो प्रजनन करते हैं तो नए जीन्स आते हैं, नए जेनेटिक्स आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रजातीयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं। स्पेसिएशन इज इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या होता है, स्पेसिएशन की वजह से ही, प्रजातीयकरण की वजह से ही नई प्रजातियां, नई स्पीशीज क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, बनती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है। हम भी तो सेम नहीं है ना बंदर जैसे, हम भी तो बड़े हो गए, हम भी अलग दिखते हैं, हमें कौन कहते देख कर कि हम बंदर दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारा प्रजातीयकरण चेंज होते 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 हमारी स्पीशीज जो अब डेवलप हुई है, वो हम कैसे हुआ है कि वेरिएशन आते आता गया, प्राकृतिक बदलाव आता गया हमारे अंदर, और हम लड़ गए, हमारे पूर्वज लड़ गए उनसे, उनके सामने जो कंपटीशन आया, और आज हम उनकी पीढ़ी के, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी आगे की पीढ़ियां जिंदा हैं। ठीक है। फिर आता है मेन थ्योरी, क्या स्टेट करती है कि प्रेजेंट स्पीशीज कहाँ से आई हैं, कि हमारे पूर्वजों से ही हम आज की जो प्रजातियां हैं वो आई हैं। क्या है इसका मतलब, जो आज की प्रजातियां हैं वो कहाँ से आई हैं, वो आई हैं हमारे पूर्वजों से। आज की प्रजातियां की प्रजातियों का विकास उनके पूर्वजों से हुआ है, उनके पूर्वजों से हुआ है, इसका ये मतलब हुआ। तो शॉर्ट में जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका क्या मतलब हुआ कि आज की प्रजातियों का विकास उनके पूर्वजों से हुआ है। प्रेजेंट स्पीशीज हैव डिसेंडेड विद मॉडिफिकेशंस, अलग अलग चेंजेस आए हैं हमारे अंदर फ्रॉम स्पीशीज दैट हैव एग्जिस्टेड इन द पास्ट, यानी कि हमारे पूर्वज। जो प्रजातियां हैं वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होती रहेंगी। आज हम जैसे हैं कल हम वैसे नहीं होंगे, चेंज होते रहेंगे समय के साथ। जैसे जैसे समय का चक्र आके बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा विकास भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए विकास क्या है, कांस्टेंट चेंज है, जो हमेशा से ही इस दुनिया में होता रहा है। दुनिया की शुरुआत तक देख लो, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक इस दुनिया का अंत नहीं आ जाता, तब तक ही हमारा विकास, हमारा एवोल्यूशन, चेंजेस और ये सारी चीजें होती रहेंगी। दिस इज द ट्रूथ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का सच है। ठीक है। तो ये चीज आपको होनी चाहिए, समझ आना चाहिए। और आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि डार्विन क्या था, कौन था, क्या दिया उसने, और हमारा विकास किस तरीके से हुआ है, हमारे पूर्वज क्या थे, और हम किससे आए हैं, हमारे पूर्वजों से आए हैं, तो ये सारी चीजों का आंसर आपके पास होना चाहिए मेरी इस सेशन के बाद, मेरी इस क्लास के बाद। ठीक है। फिर हम आते हैं, कुछ चीजें हुई जैसे कि औद्योगिक मंदी, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म।
जब जब ये विकास की थ्योरी आ रही थी, जब ये एवोल्यूशनरी थ्योरीज आ रही थी, तब कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें ऐसी हुई जो अलग थी, जो हमें कुछ एविडेंसेस थे और नए एविडेंसेस जिन्होंने बताया कि अलग अलग साक्ष्य थे। किस चीज के साक्ष्य थे? हमारे विकास के साक्ष्य थे। ठीक है, किस चीज के साक्ष्य थे? हमारे विकास के साक्ष्य थे कि हम अपना वातावरण देखकर, हम अपना एनवायरनमेंट देखकर अपनी चीजों को बदल लेते हैं। हम अपना वातावरण देखकर क्या करते हैं? अपनी चीजों को बदल लेते हैं, अपनी चीजों को चेंज कर लेते हैं। जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, जैसा हमारी हैबिटेट है जहाँ पे हम रहते हैं, हम उस प्रकार क्या करते हैं? ढल जाते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक मंदी इसी पे बेस्ड है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये मॉथ बटरफ्लाईज, मॉथ और बटरफ्लाईज। आपने देखा होगा जुगनू, जुगनू आपने देखे होंगे। वो जो जो कीड़े, वो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वो देखे होंगे। और तितलियां तो सबको पता ही होंगी कि तितलियां क्या होती हैं। तो इसके बारे में है, उसके बारे में क्या है ये मैं आपको डायग्राम से बताऊं। जब औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति आई, आप सबको पता है कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 18 टू 19 सेंचुरी में औद्योगिक क्रांतियां आई। तो कैसे जो जीव थे उन्होंने अपने आप को, जो हैबिटेट थी, उन्होंने अपने आप को बदला उस हैबिटेट के थ्रू। कैसे बदला, किस तरीके से बदला? ठीक है, तो वो क्या था? वो था, एक मॉथ था, यानी कि एक कीड़ा था। एक कीड़े ने क्या किया? औद्योगिक क्रांति से पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आई, बहुत सारे उद्योग भी आए। ठीक है, बहुत सारे उद्योग आने के बाद क्या हुआ? बहुत सारे उद्योग आने से क्या हुआ कि पोल्यूशन बढ़ता गया। ठीक है, प्रदूषण बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? प्रकृति पर पड़ा। प्रदूषण बढ़ने से प्रभाव किस पर पड़ा? प्रकृति पर पड़ा। प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से क्या हुआ कि जो पेड़ पहले थोड़े सफेद रंग के हुआ करते थे, जो पेड़ क्या होते थे, जिस तरीके से, ये देखिए पेड़ की छाल, ये औद्योगिक क्रांति से पहले है। इनकी पेड़ की छाल थोड़ी लाइट कलर की है। ठीक है, लाइट कलर की है। क्या है? पेड़ की छाल क्या है? लाइट कलर की है। तो उसके ऊपर अपने आप को बचाने के लिए अब हर, क्या होता है, हर स्पीशीज क्या करती है? अपने आप को बचाती है। हर स्पीशीज क्या करती है? अपने आप को बचाती है। तो कैमोफ्लाज एक वर्ड होता है कि अपने आप को छुपा कर रखती हैं वो। किससे? अब ये मौत, ये कीड़े अपने आप को किससे बचा रहे थे? बहुत सारी चीजें, पक्षियों से बचा रहे होंगे, बाकी कीड़े मकोड़ों से बचा रहे होंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे होंगे? ये उस पेड़ की छाल के कलर के उसमें ढल गए। औद्योगिक क्रांति से पहले का है। देखिए यहाँ आपको दिख ही नहीं रहा होगा, तो ये दो तरीके के कीड़े थे, एक तो ब्लैक कलर का था और एक ये व्हाइट कलर का था। देखिए व्हाइट कलर का, जो लाइट कलर का है, ये दिख ही नहीं रहा इस पेड़ की छाल के ऊपर। ठीक है, और ये ब्लैक वाला दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्या हुआ कि ये मरता चला गया, क्योंकि इसको खाते चले गए, आसानी से दिख रहा था, तो इसको बर्ड्स खा लेते थे। इसकी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उसकी बढ़ पाई। फिर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? जो पेड़ की छाल थी, हमारी पेड़ की छाल थी, वो डार्क कलर में बदल गई, क्योंकि पोल्यूशन आया, प्रदूषण हुआ, इंडस्ट्रीज बनी। ठीक है, तो एनवायरमेंट में, वातावरण में चेंज आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ बनी, तो पेड़ की छाल क्या हुई? डार्क कलर की हो गई। अब ये जो व्हाइट वाला था, जो लाइट कलर का था, अब इसके लिए तो मुश्किल हो गई। ठीक है, और कुछ कीड़ों ने क्या किया? अपने आप को उस पेड़ की छाल के रूप में ढाल लिया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल इस पेड़ की छाल जैसा है, पेड़ के बार्क पे चिपका हुआ कीड़ा। आपको भी जंगलों में गए होंगे तो कीड़े ऐसे चिपके रहते हैं पेड़ की इस पे, बार्क पे, छाल पे। ठीक है, लेकिन ये जो नहीं ढाल पाया, इसने ढाल लिया, तो इसे बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल मिनालिज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं हम चेंज। इसने भी परिवर्तन किया अपने अंदर, इसने भी एवोल्यूशन किया, विकास किया, अपना कलर चेंज किया। जिसने नहीं किया तो इसकी स्पीशीज क्या हुई? खत्म हो गई, क्योंकि ये ज्यादा दिख रहा था इस डार्क बैकग्राउंड पे, ज्यादा दिख रहा था, तो उससे क्या हुआ? ज्यादा दिखने से क्या हुआ? ये मर गया। ये ज्यादा इजीली स्पॉटेबल था, इसको ज्यादा इजीली स्पॉट कर पाए, और इसको पक्षी खाते चले गए, इसकी पीढ़ियां खत्म हो गई और इसके जिंदा रह गई। तो औद्योगिक क्रांति का जो असर था वो इस तरीके से हुआ इस मौत पे। ऐसे ही बाकी हमारे बाकी जो वो थे, इंसेक्ट्स थे, उन्होंने भी अपने आप को इस तरीके से ढाला। तो यही है प्राकृतिक चयन। ठीक है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कैसे हम अपने आप को ढाल रहे हैं अपने उस नए वातावरण के प्रति, अपने नए वातावरण के प्रति।
ठीक है, आज के लिए हम अपनी क्लास ये वाली यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने एवोल्यूशन को, विकास को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमें देखना है। ठीक है, अभी ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत सारी चीजें, नई चीजें समझनी है, सुननी भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।